नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। अपने स्पेशल बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के बारे में। जी हाँ, इस ट्रेड डील के बाद भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ अमेरिका ने घटाकर अब 18% कर दिया है। अगर आपको याद हो तो 31 जुलाई 2025 यानी पिछले साल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ और बढ़ा दिया था भारत पर, और वो बढ़कर हो गया था 50%। लेकिन अब ट्रेड डील के बाद ऐसा लग रहा है हालात सुधर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस स्पेशल। इंडिया यूएस डील में दम, भारत का बाजार बम बम, ट्रेड डन, टैरिफ कम, ट्रंप बोले मोदी में दम। अब 25 से 18% फिक्स, विपक्ष की पॉलिटिक्स। भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई है और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर भी असमंजस लगभग खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की। अमेरिका का साथ में जो एग्रीमेंट हुए और जो अनाउंसमेंट हुए टैरिफ में कटौती का, उसको लेकर के देश भर में उत्साह है। तो सांसदों में बहुत उत्साह थे। आज एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया। 50% से घटकर 18% होगा टैरिफ। ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ बीते 27 अगस्त से लागू है। दरअसल बीते साल अप्रैल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था। फिर रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 50% कर दिया था। रूस नहीं, वेनेजुएला का तेल खरीदेगा भारत। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राजदूत दोनों ने ही टैरिफ कट और व्यापार समझौते पर सहमति करने के साथ ही रूसी तेल का मुद्दा भी उठाया। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर से दावा किया कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करेगा, तो वहीं हाल ही में वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर अपना कंट्रोल लेने वाले ट्रंप ने कहा कि हमारे बीच टैरिफ के अलावा एनर्जी, भू राजनीति और वैश्विक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बात हुई है। उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते का ट्रिगर पॉइंट रशियन ऑयल को बताया और कहा कि भारत रूस से तेल की खरीद कम करेगा, जबकि इसके बदले अमेरिका और वेनेजुएला से अधिक तेल गैस खरीदेगा। टैरिफ कटौती का ऐलान करने के साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते से बाय अमेरिका पॉलिसी का विस्तार करने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत से समय के साथ 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भारत पर लगने वाला टैरिफ अब भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उनसे भी ज्यादा कम हो गया है। यानी कि चीन भी अब भारत से ज्यादा टैरिफ पे करता है। सबसे कम टैरिफ 18% इस वक्त भारत पर लगता है, जिसे अब 0 तक का ले जाने की संभावना जताई जा रही है। बात अगर ट्रंप और मोदी की दोस्ती की करें तो ट्रंप ने ये साफ कर दिया कि भारत को रशिया से तेल खरीदना बंद करना होगा और भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वेनेजुएला वो देश है जिस पर ट्रंप अपना आधिपत्य जताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके साथ हाथ से हाथ मिलाकर के चलना चाहते हैं और उसके किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहते। उधर विदेशी मामलों के जानकार ट्रंप की सहमति को भारत की जीत करार दे रहे हैं। ट्रंप का जो ट्वीट है और जो इस समय खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो भारत पे टैरिफ लगाए हुए थे 50%, वो घट करके 18% हो गए हैं। ये ऑफ कोर्स बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए, भारत में नौकरियों के लिए। क्योंकि आप ये समझिए कि जब 50% टैरिफ थे, 1% टैरिफ का मतलब था हमारा करीब $1 बिलियन एक्सपोर्ट अमेरिका को कम होता है। और 1%
$1 बिलियन जब हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, उसका मतलब करीब देश में 1 लाख नौकरी में फर्क पड़ता है। तो अमेरिका ने करा, वो भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट में करा, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक खबर है देश की इकोनॉमी के लिए। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर खुशी हुई कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा। इस ऐलान के लिए उनका 1.4 अरब जनता की ओर से धन्यवाद। अमेरिका से ट्रंप ने टैरिफ कट पर बड़ी सहमति जताई तो उधर भारत में सियासत भी गर्म हो गई। भारत अमेरिका के ऐतिहासिक व्यापार समझौते से भारतीय उत्पादकों को वैश्विक बाजार में बड़ी बढ़त मिली। कम करके 18% टैरिफ के साथ युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए नए अवसर खुलेंगे। मजबूत भारत अमेरिकी साझेदारी से निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को गति मिलेगी। विशेष रूप से एमएसएमई को सीधा लाभ होगा और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। अब इसका पूरा डिटेल नहीं है, अभी तक तो डाउट था, लेकिन अब पूरा कंफर्म हो गया कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी भी, फॉरेन पॉलिसी तो डिक्टेट करते ही थे काफ़ी हद तक, डोमेस्टिक पॉलिसी भी ट्रम्प के द्वारा प्रभावित की जा रही है और बार बार भारत को झुक जाना। अब मुझे नहीं लगता कि भारत की गरिमा कभी वापस आ पाएगी इनके रहते हुए। तो अगर इस विदेश नीति ऐसी रहेगी कि कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं रहेगी तो उसका दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ता है। ये भारत सरकार के लिए एक सबक है और व्यक्तिगत प्रचार प्रसार से छोड़कर राष्ट्र हित देखना चाहिए। यूएस इंडिया ट्रेड डील एक इम्पॉर्टेंट डील थी। ये इतने दिनों से रुकी हुई थी और इंडिया हाईएस्ट टैरिफ नेशन बन गया था, उसके बाद 18% पे लाए हैं, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पीएमओ का दावा है कि जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो अपार अवसर खुलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बेहद जरूरी है। दिल्ली से समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली खबर। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दौरे पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में द्विपक्षीय बैठकों और इसके साथ ही साथ ट्रेड डील की जो मौजूदा स्थिति है उसकी तस्वीर को साफ किया है। वॉशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील और रणनीतिक साझेदारी पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल में शामिल होने अमेरिका आए हैं, जिसमें करीब 50 देशों ने भाग लिया और अमेरिका ने फोर्ज पहल लॉन्च की, जिसे भारत ने समर्थन दिया। जयशंकर ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स भारत अमेरिका सहयोग का अहम क्षेत्र है और बैठकें काफी प्रोडक्टिव रही। यूएस भारत व्यापार समझौते पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बातचीत सीधे तौर पर उनके स्तर पर नहीं हो रही है और इसे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत के बाद ट्रेड डील की डिटेलिंग जारी है। हालांकि इसकी टाइमलाइन पर फैसला वाणिज्य मंत्रालय ही करेगा। विदेश मंत्री ने बताया कि इस दौरान उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी हुई। साथ ही कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में भारत अमेरिका रिश्तों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा भी हुई। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच हुई इस ट्रेड डील को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल ने बैकडोर बातचीत में अमेरिका से साफ कह दिया था कि भारत किसी के भी दबाव में नहीं आएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा और इसके बाद ही अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का रास्ता साफ हो पाया है। लेकिन इन दावों में कितना दम है? भारत अमेरिका ट्रेड डील की बैकडोर कहानी में ब्लूमबर्ग जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2025 में वॉशिंगटन में भारत के एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बीच एक निजी बैठक हुई थी, जिसमें डोभाल ने स्पष्ट किया था कि भारत किसी भी तरह के दबाव या बुलिंग को स्वीकार नहीं करेगा और अगर अमेरिका की नीतियां सही दिशा में नहीं बदलती तो वह ट्रंप के पूरे कार्यकाल का इंतजार करने को तैयार है। इस बैठक के कुछ समय बाद ही टैरिफ में कटौती और समझौते की अंतिम रूपरेखा पर काम शुरू हुआ, जिससे संकेत मिलता है कि डोभाल और अन्य वार्ताकर्ता की कूटनीतिक बातचीत ने ट्रेड डील की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि भारत ने डील के लिए अमेरिकी आलोचना को कम करने की शर्त रखी और मजबूत रुख अपनाया ताकि किसी भी समझौते से देश के आर्थिक और संवेदनशील हितों को नुकसान न पहुंचे। आगे बढ़ते हैं और अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के रवैये में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में एक सीक्रेट डील की तैयारी चल रही है और इस सीक्रेट डील का असर भारत पर किस तरह से पड़ेगा, आइए देखते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं और इससे ठीक 72 घंटे पहले 9 फरवरी को बांग्लादेश अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। हालांकि इस डील को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। उसकी वजह इस डील की शर्तों को अंतरिम सरकार छुपा रही है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाने के बाद बांग्लादेश ने इस सौदे को अंतिम रूप देने की जद्दोजहद की है, बड़ी तेजी दिखाई है। ट्रेड डील की वजह से अमेरिका के अंदर भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। अब बांग्लादेश को डर है कि अगर वह भारत की तरह ही अपने उत्पादों के लिए भी प्रतिस्पर्धी या बेहतर शर्तें हासिल नहीं कर सका तो भारत के हाथों अमेरिकी बाजार में उसकी हिस्सेदारी घट जाएगी। बता दें कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था अमेरिका को रेडीमेड गारमेंट यानी RMG निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर करती है, जो उसके अमेरिकी निर्यात का लगभग 90% है। और अगली खबर भी बांग्लादेश से ही है। बांग्लादेश में यूनूस सरकार के खिलाफ मुसीबत खड़ी होती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के आवास पर बड़ी संख्या में अधिकारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पहुंच गए अपनी मांगों को लेकर। जी हां, उन्होंने वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। वहां पर बैरिकेड लगाए गए थे, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और उसके बाद वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ और इसी के साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे अमेरिका के 2016 के इलेक्शन की। जी हां, 2016 में हुए इलेक्शन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब जांच कर रहा है। जांच इस बात की जा रही है कि रूस और पुतिन क्या दखल रहा है 2016 के अमेरिकी इलेक्शन में। अब समीक्षा की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कोरोलिन लेविट ने कहा कि सरकार 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप के आरोपों की विस्तृत जांच करेगी ताकि स्पष्ट किया जा सके कि क्या वास्तव में रूस ने चुनाव में दखल दी थी या नहीं, और अगर दखल दी थी तो उसका स्तर कितना था। इस फैसले के पीछे का मुख्य आधार ये है कि चुनाव में रूसी हस्तक्षेप को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है। पूर्व में अमेरिकी खुफिया एजेंसी और संसद की जांच समितियों ने रूस की व्यापक समन्वित कोशिशों का निष्कर्ष निकाला था, जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश में लगी थी, जिसमें सोशल मीडिया प्रभाव, साइबर हमले और प्रचार अभियान शामिल थे। अब नई समीक्षा में पता लगाया जाएगा कि इन आकलनों को सही तरीके से तैयार किया गया था या फिर जानकारी को उस समय राजनीतिक आधार पर गढ़ा गया था। इस नए दृष्टिकोण से विवाद फिर से उभर सकता है कि रूस के प्रभाव के आरोप कितने वास्तविक थे। अमेरिका ने अरब सागर में ईरान के ड्रोन को मार गिराया, जो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन के पास खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। अरब सागर में अमेरिका ईरान के रिश्तों में फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है, जब अमेरिकी नौसेना ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के पास ईरानी शाहेद 139 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये ड्रोन कैरियर की ओर आक्रामक ढंग से आगे बढ़ रहा था और उसका उद्देश्य अस्पष्ट था, जिसके चलते रक्षा बलों ने F-35C फाइटर जेट से उसे आत्मरक्षा में नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में किसी अमेरिकी सैनिक को कोई चोट नहीं आई है और कोई उपकरण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन इस तरह की सैन्य टकराव की खबरों ने क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को और भड़का दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार 19 से 20 फरवरी तक वैश्विक AI समिट का आयोजन कर रहा है। जी हाँ, जिसका मकसद है मानवता की भलाई, और इसको लेकर UN चीफ एंटोनियो गुटरेस ने भी भारत की सराहना की है। इसके बाद भारत के दुनिया भर में जो कॉन्सुलेट है वहां पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कर्टन रेजर किए जा रहे हैं।
शिकागो में भी इसी तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इसे कवर किया हमारी सहयोगी वंदना झिंगन ने। With me is Mayor Tom Daly. As we talk, we are right here in Schaumburg, village of Schaumburg. When we talk village of Schaumburg is IT hub in the state of Illinois. Like, we say the Silicon Valley of it. Yes. Used to be the home of Motorola at a given time. And this pre-AI summit, which is just taking place in India, Bharat, which is going to be 19th and 20th of this month in February. So this is a common, and you being here. As we talk about AI, it is really making big niche, but there is always caution, because you being mayor from such a vibrant town, Schaumburg, I should say that. And our seniors are also very vulnerable to this because they just see, but we don't even figure it out. So use and abuse. So we have to be Sure. careful about that. So let's hear from you. What is the Schaumburg's role going to be in this development when we talk about IT, which is we cannot ignore it anymore. Well, Schaumburg is taking a very cautious approach. Yes. As I mentioned in my speech a little earlier, that AI can do some really great things, can help people make things friendlier for them to absorb and understand, but at the same time, it can certainly be used and be distorted. So Schaumburg is just, of course, implementing a little bit in our website and in some of the ability to maneuver around the village technology-wise. So so far, so good. So we wish you all the best and thank you so much for coming, and let's see what the outcomes comes, because this is going to be the international seminar that they're doing it in India, and this is the 7th one. Yeah, so it's pretty exciting. It really is, and I'm glad that you guys have chosen Schaumburg to be here, and such a great group of people appear to be upstairs doing this, and this is wonderful. So thank you. Thank you very much. Thank you. Exciting moment, and I think less than now week and a half to go when we're talking about in Bharat, they're going to be having the summit, which is going to be 19th and 20th of February. And this is the pre-one. We saw a lot of excitement. And actually where you are standing right now in Schaumburg is as we talk about the Silicon Valley, Hyderabad, Bangalore and all. So this is the Silicon Valley village of state of Illinois, to be honest. Motorola headquarters was here in Schaumburg itself. And now we are seeing a lot of changes. Big companies, they have their offices. IBM also has their presence. So what all is going to be happening? Very exciting time for India when we talk about, but AI, and first of all, congratulations that the deal which has been just done yesterday, people are talking about it. I was on a lot of panels, people were talking. I said, you were just unnecessary. I think patience has paid a lot actually. Namaste and thank you. Yes, we have gathered here to a sort of curtain raiser. Worldwide, we are doing a lot of curtain raisers, and in most cases, like here, it's not us, the government, but the people, the friends of India, the people of Indian origin. They have come together to have to discuss on AI and to discuss on the AI Impact Summit, which is going to take place in India. So here, I would thank India Hub, where we are now located. I would thank IEEE. I'll thank and other, members of partner members of, AI Alliance. A lot of small business holders, professionals, they came together. And just now we opened the seminar, today's evening seminar, an interaction on the AI Summit in India on the second floor of this building. So it is now continuing. It's a matter of great pride that so many Indians, so many people of Indian origin, local professionals, they are so upbeat about the AI sector, in general the IT sector in India, the industry in India. They are very upbeat about the growth in India, which is the fastest growing large economy now in the world. And they are looking forward to the AI Impact Summit. A number of our guests, our friends are traveling from here to India. So it's a great time. It's already more than 200 people above, and as you can see, more are coming. We wish you all the best and good luck. Looking forward. I'm going to be personally there actually on the 20th of February. Congratulations. Congratulations. It's a big summit. Yes.
It will discuss a lot of policy issues. AI should be for all. And as we have seen in the case of India Stack, commonly known as Aadhaar, how it has impacted positively the life of Indians. We want AI to impact positively, AI to improve lives of millions in India and all over the world. Thank you so much. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्ते. और अब खबर चीन से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैन्य नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, अपने 23 भरोसेमंद जो जनरल्स हैं उनको हटा दिया है, या फिर ये कहें कि गायब कर दिया है। सार्वजनिक तौर पर भी वो नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैन्य नेतृत्व में भारी फेरबदल किया है, जिसमें लगभग 23 जनरलों को हटाया या सार्वजनिक नजर से गायब कर दिया गया है। कई के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इस कार्रवाई को सरकारी ढांचे की ओर से भ्रष्टाचार और अनुशासन उल्लंघन के नाम पर बताया गया है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये शी की अपनी सत्ता बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है, जिससे वह खुद पर किसी भी चुनौती को कम कर सके। हाल के महीने में शीर्ष कमान में बिखराव और कम नेतृत्व के कारण चीन के PLA की निर्णय क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि ऐसे व्यापक परिवर्तन न केवल सैन्य स्थिरता बल्कि ताइवान और क्षेत्रीय रणनीतिक मोर्चों पर चीन के इरादों को भी प्रभावित कर सकते हैं। और दुनिया की बड़ी खबरों में एक और बड़ी तनाव की खबर, या फिर ये कहें कि दुखद खबर है, और ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ। जी हाँ, लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हुए थे, और उसी वक्त ये बड़ा धमाका होता है जब बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, नमाज अदा कर रहे थे। ये आत्मघाती हमला बताया जा रहा है, और इस हमले में 50 लोगों के मारे जाने की खबर है, और वहीं 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को आसपास के जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर एडमिट करवाया गया है। जब ये आत्मघाती हमला हुआ, उसके बाद आसपास शव बिखरे पड़े थे उस शिया मस्जिद में। इसके बाद अब जो सेना है उसने पूरे इलाके को घेर लिया है और इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इस बड़े हमले के बाद, इस बड़े आत्मघाती हमले के बाद तनाव का माहौल देखने को मिला। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ा दावा किया है। पाकिस्तान का कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत में उन्होंने 145 लड़ाकों को मार गिराया है जो भारत समर्थित आतंकवादी थे, लेकिन भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए समन्वित आत्मघाती और हथियारबंद हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने 2 दिनों की मुठभेड़ में 145 लोगों को मार गिराया, जिन्हें पाकिस्तान सरकार ने भारतीय समर्थित आतंकवादी बताया है। पाक अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा प्रतिष्ठानों और नागरिकों को निशाना बनाने वाले विद्रोही समूहों के खिलाफ की गई है। पाकिस्तान में ये घटनाक्रम ग्वादर, क्वेटा, मस्तूम और नौस्की सहित कई जिलों में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और दर्जनों की मौत भी हुई। पाक अधिकारी अलगाववादी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को हमलों का दोषी बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि इन हमलों के पीछे भारतीय मदद थी। हालांकि भारत ने इन स्थिति बहाय आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के दावे बिना सबूत हैं तथा इसका उद्देश्य आंतरिक असफलताओं से ध्यान हटाना है। नई दिल्ली में जोर देकर कहा गया कि ऐसे आरोप प्रामाणिक नहीं है और ये आरोप अक्सर तब लगाए जाते हैं जब पाकिस्तान के सामने सुरक्षा समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित विशाल रेकोदिक सोना तांबा परियोजना में बड़ा निवेश किया है। जी हाँ, और ये निवेश $1.3 बिलियन का बताया जा रहा है, और इस बड़े निवेश से पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को भी इससे फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान के जिस बलूचिस्तान में लोगों ने आजादी की जंग छेड़ रखी है, जहां के लोग अपने संसाधनों खनिजों के दोहने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहीं पर अमेरिका माइनिंग के लिए $1.3 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपने सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बलूचिस्तान प्रांत में तांबे और सोने के माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका से लगभग $1.3 बिलियन की प्रतिबद्धता हासिल की है। बलूचिस्तान को दुनिया के सबसे बड़े अविकसित खनिज भंडार में से एक माना जाता है और अब वहां माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए पाक सरकार को एक बड़ा विदेशी निवेश मिल गया है।
इस प्रोजेक्ट का नाम रेको दिक प्रोजेक्ट है। यह पाकिस्तान ईरान सीमा के पास स्थित और उग्रवाद प्रभावित बलूचिस्तान में कुल $7 अरब का प्रोजेक्ट है। इसके तहत 2028 के अंत तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। रेकोदिक प्रोजेक्ट को कनाडा की माइनर बैरिंग माइनिंग कार्क और पाकिस्तान की साझेदारी में डेवलप किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान में महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित करे और इसके लिए वो पाकिस्तान के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है। और वहीं पाकिस्तान की जेलों से रिहा होकर 7 भारतीय नागरिक सकुशल भारत लौट आए हैं। अटारी वाघा बॉर्डर पर जब 2.5 साल बाद अपनों से मुलाकात हुई तो गले लगते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। ये तस्वीरें बहुत ही भावुक करने वाली हैं। पाकिस्तान की जेलों में बंद 7 भारतीय नागरिकों को उनकी सजा पूरी होने पर मुक्त करा दिया गया और शनिवार देर रात वे अटारी वाघा सीमा के रास्ते भारत लौट आए। इनमें 4 लोग फिरोजपुर, 1 जालंधर, 2 लुधियाना के तथा 1 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कुछ लोग पाकिस्तान में लगभग 2.5 साल तक बंद रहे, जिसमें से कई की गिरफ्तारी गलती से सीमा पार हो जाने की वजह से हुई थी। उनके पास वापस आने पर सीमा पर भावुक मिलन देखने को मिला, जहाँ परिजन अपने प्रियजनों को गले लगाकर रो पड़े और राहत की सांस ली। खास बात यह रही कि पाकिस्तान की जेल में बिताए गए लंबे समय के कारण परिवारों ने बहुत संघर्ष झेला, लेकिन आज उनकी वापसी से खुशी का माहौल बन गया है। कई परिवारों ने ट्वीट कर मीडिया को बताया कि वे अपने घरों में वापस आनंद से रहेंगे और इस वापसी को इंसानियत की जीत बताया। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे एक बार फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।